नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की और चमड़े से जुड़ी प्रौद्योगिकी की। इसके अलावा चर्चा करेंगे इसरो द्वारा पिछले 2 सालों में अंतरिक्ष विज्ञान में हासिल की गई उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। इसरो ने किया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्सैट 2A का सफल प्रक्षेपण। दिल्ली में शुरू हुआ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, विज्ञान से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। धुंध के विज्ञान को समझने की पहल, वैज्ञानिक करेंगे मिलकर प्रयोग। चमड़े के बचे हुए भाग से उत्पाद बनाने की अनोखी तकनीक CLRI ने की विकसित। और खोज खबर में जानेंगे इसरो की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को। और अब खबरें विस्तार से। अपनी कामयाबियों की फहरिस्त को बरकरार रखते हुए इसरो ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्सैट 2A को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया है। इस सैटेलाइट को PSLV C-36 की मदद से लॉन्च किया गया। 1235 किलो का ये सैटेलाइट जमीनी संसाधनों के बारे में जानकारी देगा। इसके साथ ही रिसोर्सैट 2A इस बात की भी जानकारी देगा कि देश के किन इलाकों में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। इसरो ने इस रोमांचक साल का अंत बेहद धमाकेदार अंदाज में किया है और एक नए सेंसिंग उपग्रह रिसोर्सैट 2A का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है। रिसोर्सैट 2A को 7 दिसंबर 2016 को PSLV C-36 के जरिए श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से सुबह 10:45 पर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। Today we have successful launch of RisourceSat 2A, which is going to provide continuity to our 3-tier imaging data, which will be extremely useful for various applications of land and water. देश में विकसित इसरो की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-36 की ये 38वीं उड़ान थी। रिसोर्सैट 1 और रिसोर्सैट 2 की जगह अब रिसोर्सैट 2A लेगा, जिन्हें साल 2003 और 2011 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। पहले के उपग्रहों की भांति रिसोर्सैट 2A वैश्विक इस्तेमालकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग डेटा भेजने का काम करेगा। इस उपग्रह का वजन 1235 किलोग्राम है और इसे 827 किलोमीटर पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सेल्फ स्कैनर कैमरा, मीडियम रेजोल्यूशन LIS-3 कैमरा और एक आधुनिक फील्ड सेंसर कैमरा लगा हुआ है, जो अलग अलग बैंड पर काम करते हैं। इनके अलावा इसमें 200 GB क्षमता वाले 2 सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर लगे हुए हैं, जो धरती पर केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। सितंबर में आधुनिक मौसम उपग्रह इनसैट 3DR और स्कैटसैट 1 और फिर अक्टूबर में संचार उपग्रह GSAT 18 के बाद इस साल ये इसरो का ताजा सफल मिशन है। देश के युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित और मजबूत करने के लिए दिल्ली स्थित नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में 5 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 7 से 11 दिसंबर तक चलने वाला ये देश का सबसे बड़ा विज्ञान मेला है, जिसमें विज्ञान से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में स्कूली छात्रों से लेकर युवा शोधकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आम लोगों को भी विज्ञान से जुड़ी काफी जानकारी हासिल हो रही है। देश भर के युवा वैज्ञानिकों को एक साथ एक ही छत के नीचे लाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भूविज्ञान मंत्रालय द्वारा विजनना भारती के सहयोग से दिल्ली के CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में विज्ञान के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के नाम से मशहूर दिल्ली में आयोजित इस विज्ञान मेले के द्वारा युवा वैज्ञानिकों को एक ऐसा मंच मिलता है जहां वो एक दूसरे से अपनी खोज और विचार साझा कर सकते हैं। 7 से 11 दिसंबर तक चलने वाले इस 5 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। वहीं इसी मेले में आयोजित विज्ञान चलचित्र मेले की शुरुआत इजराइल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व अंतरिक्ष मंत्री ओफिर ओकुन ने की। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व भूविज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहे। विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों से भरपूर इस विशाल वैज्ञानिक आयोजन में छात्रों और शोधकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों को विशेष रूप से हमने इसमें इन्वॉल्व इसलिए किया है क्योंकि ये भारत का भविष्य है और यही जो है आने वाली 21वीं शताब्दी में तय करेंगे कि भारत जो है तकलीफ़ों के साथ रहेगा या तकलीफ़ों को विज्ञान के माध्यम से दूर करेगा। हम इन बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं, नए संस्कार पैदा करना चाहते हैं, नया सपना पैदा करना चाहते हैं और इनको जीवन के अंदर विज्ञान के माध्यम से अपने देश के लिए महान काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भारत की विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं की उपलब्धियों और प्रयोगों को प्रदर्शित किया गया। वहीं इसी मेले में युवा विज्ञान फिल्मकारों और विज्ञान में रुचि रखने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए 8 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान चलचित्र मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी अलग अलग थीम्स पर आधारित 85 फिल्में दिखाई गईं। साथ ही 38 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विदेशी फिल्में भी प्रदर्शित की गईं। इस 5 दिवसीय विज्ञान मेले में युवा वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जबकि एक साथ 600 छात्रों ने आइंस्टाइन के रूप में तैयार होकर सापेक्षता के सिद्धांत पर चर्चा कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। सर्दियों के साथ साथ कोहरे और धुंध ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बढ़ते कोहरे के कारण पूरे देश में यातायात भी प्रभावित हो रहा है। वहीं प्रदूषण के साथ मिलकर ये धुंध और भी भयानक रूप ले लेती है, इसलिए इसकी संरचना और विज्ञान को समझना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत धुंध के पूर्वानुमान के लिए एक तकनीक विकसित की गई, जिसके द्वारा धुंध की संरचना को समझने में मदद मिलेगी। हाल ही में इस तकनीक का दिल्ली स्थित IGI एयरपोर्ट पर ट्रायल भी किया गया। हाल के दिनों में राजधानी नमीयुक्त स्मॉग से ढकी रही। इसके साथ ही एक बात साफ हो गई, हवा में प्रदूषण फैलाने वाले कई तरह के कणों की मौजूदगी और तापमान के गिरने से आने वाले दिनों में स्मॉग का खतरा और बढ़ने वाला है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि खासकर नई दिल्ली जैसे दुनिया की सबसे गहन आबादी वाली राजधानी में प्रदूषण युक्त धुंध बनने की वजह क्या है। परेशानियों की इस जड़ से निपटने के लिए हाल में नई दिल्ली हवाई अड्डे पर विंटर फॉग कैंपेन की शुरुआत हुई। विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट नाम से इस कैंपेन की शुरुआत भूगर्भ विज्ञान मंत्रालय ने किया, जो दिसंबर 2016 से शुरू होकर फरवरी 2017 तक चलेगा। और ये प्रेडिक्शन में यही होगा कि जो यूजर्स है, जैसे एयरपोर्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी यूजर्स है और वेरियस एरोप्लेन अथॉरिटीज यूजर्स है, इसके साथ साथ उधर ट्रैफिक जो दूसरा है, जैसे रोड ट्रैफिक है, रेल ट्रैफिक है, वो सभी को भी ये मदद मिलेगा। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इसके बाद धीरे धीरे हम इसको एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को स्प्रेड करेंगे। इस दौरान कोहरे की परेशानियों से निजात पाने के लिए कई संस्थाएं कई तरह के प्रयोग करेंगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मौसम विभाग,
नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट और मोहाली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के साथ मिलकर कैंपेन की अगुवाई पुणे का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी कर रहा है। इस कैंपेन में होने वाले प्रयोगों के जरिए कोहरे के भौतिक और रासायनिक कारकों को समझने की कोशिश की जाएगी। Basically, it is a numerical prediction model, so it simulates the dynamical conditions of the atmosphere, and that simulates real-time meteorology and the meteorological phenomenon which is responsible for the fog formation that we are actually simulating. उपकरणों के जरिए ये भी जानने की कोशिश होगी कि कोहरे कैसे पैदा होते हैं, इनके घनत्व और इनकी कालावधि पर कैसे असर पड़ता है। प्रयोग में इस्तेमाल होने वाले विशेष उपकरणों से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इन उपकरणों के जरिए माइक्रो मीटियोरोलॉजिकल स्थिति, रेडिएशन, कोहरे के कण, एरोसोल की भौतिकी, संरचना और नमी का अध्ययन किया जाएगा ताकि वातावरण की उस स्थिति को समझा जा सके जिसमें कोहरा उत्पन्न होता है। इन अध्ययनों से कोहरे से जुड़े कुछ खास सवालों के जवाब, उनका चक्र और उनके विस्तार के बारे में जानकारी मिल सकेगी और कोहरे के बारे में सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी। चमड़ा उद्योग की एक सबसे बड़ी समस्या है इसमें बचे हुए वेस्ट का निस्तारण, जो कि वातावरण के लिए भी एक बड़ी परेशानी है। इसी को ध्यान में रखते हुए CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई ने चमड़े के बचे हुए अवशेषों से विभिन्न उत्पाद बनाने की तकनीक विकसित की है। ये तकनीक किफायती होने के साथ साथ काफी उपयोगी भी है। कैसे? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चर्म यानी कि चमड़ा उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में खास स्थान है। निर्यात के क्षेत्र में इस उद्योग के द्वारा नियमित रूप से काफी मुनाफा मिलता रहा है। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में चमड़े के उपयोग के साथ साथ हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत में नई तकनीकों के विकास पर भी कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में कार्य करते हुए CSIR के सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई द्वारा चिकन लेग यानी मुर्गे की टांग से फैब्रिक उत्पादन की तकनीकी विकसित की गई है। इस फैब्रिक का इस्तेमाल जूते, हैंडबैग, चाबी का छल्ला और घड़ियों के पट्टे बनाने में किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि चिकन लेग द्वारा तैयार किया गया फैब्रिक उच्च गुणवत्ता वाला है। Here it has explored the unexplored raw material from different bird source. One is from the chicken feet leathers. This is a leather that has been made from chicken feet, and we have made chicken feet leathers in the form of different panels, and once the panel is made, this panel can be made in different shapes. This is in the form of a diamond, and once the panel is made, we can make different products like handbags, shoes and purses. वहीं चमड़ा उत्पादन के दौरान काफी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ भी निकलता है, जिसका निस्तारण भी एक बड़ी समस्या है। इसका भी हल निकालते हुए CSIR CLRI के वैज्ञानिकों ने चमड़े के बचे हुए भाग से विभिन्न उत्पाद तैयार करने की भी प्रौद्योगिकी विकसित की है। इनमें से ही एक है कपड़ा बनाने की तकनीक। इस तकनीक में लेदर और सूती धागे का इस्तेमाल कर एक नए प्रकार का फैब्रिक विकसित किया जाता है। इसे रेयॉन कहते हैं। रेयॉन का इस्तेमाल विभिन्न कपड़ों के निर्माण में किया जा रहा है। इसके अलावा भी बचे हुए चमड़े का उपयोग जूते के सोल, स्वास्थ्य से जुड़े उत्पाद, डॉग च्यू आदि में किया जा रहा है। CLRI has come out with a stream of technologies to generate wealth from waste, and one among them is conversion of a fleshing waste which comes out from the leather industry into a value added product, namely a rubber sole which can be used to make shoes.
so thereby internalizing the problem of the waste as well. इस प्रकार CLRI की रीजेनरेटिंग लेदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से चमड़ा उद्योग को एक नया आयाम मिल गया है, जो कि न सिर्फ किफायती है बल्कि काफी उपयोगी भी है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। होठों से छू लो तुम्हें, मेरा गीत अमर कर दो। उनकी आवाज जो थी was so rich and so heavy. नींद के गांव में आज यादों का बाजार है। नींद के गांव में आज यादों का बाजार है। आज भी उनका जिक्र होता है तो अर्थ के वो गाने याद आते हैं, उनकी शख्सियत याद आती है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। मैंने छोड़ी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे छोड़ दिया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। मैं जगजीत में इस बार पर्दे पर पारी की दास्तान, रविवार शाम 7 बजे। नेहरू कप बोट रेस केरल के अलापुया में हर साल आयोजित होती है ये नौका दौड़, जिसमें शामिल होती है करीब 100 फीट लंबी सर्प आकृति की सजी धजी दर्जन भर नौकाएं। हर नौका पर सवार होते हैं 100 चप्पू चालक, 4 नाविक और 25 गायक। 1 किलोमीटर की इस नौका दौड़ को देखने के लिए हर साल जुटते हैं लाखों देशी विदेशी दर्शक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। बेंगलुरु स्थित एक एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी टीम इंडस ने चंद्रमा पर एक रोवर भेजने के लिए इसरो के साथ वाणिज्यिक करार किया है। भारत के मुख्य रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निजी इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनी की योजना $3 करोड़ पुरस्कार वाली प्रतिष्ठित गूगल लूनर एक्स प्राइज की दावेदारी के लिए 26 जनवरी 2018 को चंद्रमा पर तिरंगा फहराने का है। विमुद्रीकरण की अफरा तफरी के बीच तमिलनाडु के एक इंजीनियर ने एक रोबोट विकसित किया है जो बैंकों में ग्राहकों की मदद कर सकता है। एक बैंक में इस रोबोट का प्रयोग किया गया जो 19 भाषाओं में ग्राहकों को जरूरी जानकारी दे सकता है और बैंक कर्मचारियों का कार्यभार कम कर सकता है। ये रोबोट ग्राहकों के बैंक अकाउंट खुलवाने और मौजूदा अकाउंट के बारे में जानकारी देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने पीरियोडिक टेबल में आधिकारिक नामों के साथ 4 नए तत्वों को शामिल करने की अनुमति दे दी है। नए तत्व हैं निहोनियम, जिसका नाम जापानी शब्द निहोन पर पड़ा है और जिसका अर्थ जापान होता है। दूसरा शब्द है मॉस्कोवियम, जो मॉस्को के नाम पर है। टेनेसायन का नाम टेनेसी देश के नाम पर है, जहां ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी स्थित है। चौथा और अंतिम तत्व है ओगानेसन, जो सुपर हेवी तत्वों की खोज करने वाले यूरी ओगानेसन के नाम पर रखा गया है। इन नए सुपर हेवी और रेडियो एक्टिव तत्वों के शामिल होने के बाद पीरियोडिक टेबल की 7वीं पंक्ति पूरी हो गई है। सिडनी ग्रामर स्कूल में छात्रों के एक समूह ने जीवन रक्षक मलेरिया रोधी दवा डायरेप्ट्रिम को बेहद कम कीमत पर तैयार करने की खोज की है।
जिसकी कीमत महज $2 है। छात्रों ने अपने हाई स्कूल प्रोजेक्ट के तहत इस दवा को बेहद सस्ते तरीके से बनाने की विधि खोज निकाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दवा को जरूरी दवाओं की फहरिस्त में रखा है। चंद्रयान हो या फिर मंगलयान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां दिलाई हैं। पिछली कुछ सफलताओं पर नजर डालें तो इसरो ने न सिर्फ भारत बल्कि विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया है। भविष्य की बात करें तो इसरो मंगलयान 2 और चंद्रयान 2 पर भी काम कर रहा है और साथ ही वैज्ञानिकों की चंद्रमा पर भी टेलीस्कोप स्थापित करने की योजना है। इसरो ने पिछले 2 सालों में और क्या उपलब्धियां हासिल की और आगे और क्या करने की योजना है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे अपने सेगमेंट खोज खबर में। एक और साल धीरे धीरे अपने अवसान की ओर बढ़ रहा है। पीछे मुड़कर देखें तो इस साल ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने समय समय पर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भारत ने विज्ञान जगत में अपनी अनूठी छाप छोड़ी, खासकर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी में बेमिसाल मुकाम हासिल किया। जिस संस्थान ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित किया, उस संस्थान का नाम है भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का नाम आज घर घर में गूंज रहा है, जो अंतरिक्ष और भूविज्ञान से जुड़े लगभग हर क्षेत्र में दखल रखता है। चाहे धरती पर आकाश से नजर रखनी हो, अंतरिक्ष में उपग्रह भेजना हो, मौसम संचार हो, पर्यावरण हो या फिर आपदा प्रबंधन, हर क्षेत्र में इसरो का योगदान देखने को मिल रहा है। साल का अंत आते आते इसरो ने PSLV C-36 के जरिए अंतरिक्ष में नया रिमोट उपग्रह रिसोर्स सैट 2A भेजकर अपनी उपलब्धियों की फहरिस्त और लंबी कर ली। 2016 में दुनिया भर की निगाहें हैरत से इसरो की ओर घूम गईं, जब इसरो ने एक ही उड़ान में 2 अलग कक्षाओं में उपग्रह स्थापित किए। PSLV C-35 के इस मिशन में मौसम से जुड़ी सेवाओं के लिए SCAT-SAT-1 को 4 अंतर्राष्ट्रीय और 2 अकादमिक उपग्रहों के साथ सफलतापूर्वक छोड़ा गया। इसी साल इसरो ने GSLV F-05 के जरिए उन्नत मौसम उपग्रह INSAT 3DR का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया। INSAT 3DR को खोज और राहत कार्य में INSAT 3D की मदद के लिए अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, जिसकी सेवा विभिन्न उपयोगकर्ता ले सकते हैं, मसलन तट रक्षक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समुद्री जहाज, रक्षा सेवाएं और मौसम विभाग से जुड़ी विभिन्न संस्थाएं। 2016 में इसरो ने भारत का पहला एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम भी प्रक्षेपित किया। उन्नत तकनीकी वाले इंजन से लैस इस सिस्टम का नाम था स्क्रैमजेट इंजन। जून 2016 में इसरो ने PSLV C-34 के जरिए 20 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर नया कीर्तिमान बनाया। इनमें कार्टोसैट 2 सीरीज के भारतीय उपग्रह के साथ 2 अकादमिक उपग्रह स्वयं और सत्यभामा सैट तथा 17 उपग्रह शामिल थे। 2016 में इसरो ने देश में ही विकसित इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को भी अंतरिक्ष में स्थापित किया, जो 7 उपग्रहों का समूह है। IRNSS देश के भीतर उपभोक्ताओं को सटीक सूचना की जानकारी मुहैया कराएगा और क्षेत्रीय, हवाई और समुद्री सेवाओं, आपदा प्रबंधन, वाहनों पर निगाह रखने, समुद्री जहाजों का प्रबंधन, मोबाइल फोन से समन्वय और मैपिंग जैसी सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस साल भारत के पहले पंखों वाले एयर स्पेस व्हीकल का भी प्रक्षेपण किया गया, जिसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर या RLV-TD कहते हैं। इसरो की कामयाबी के सफर पर थोड़ा और पीछे नजर डालें
तो 2015 का सबसे सफल अभियान था एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण, जो अंतरिक्ष में कई तरंगों के अध्ययन में मदद कर रहा है। 2015 में इसरो ने सिंगापुर के पहले वाणिज्यिक भू निरीक्षण उपग्रह टीलियोस 1 के साथ सिंगापुर के 5 और उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी मदद की। ये उदाहरण पिछले 2 सालों में इसरो की कामयाबियों में से कुछ एक हैं। और अब जब नया साल निकट आ रहा है, इसरो के वैज्ञानिक कुछ और अत्याधुनिक नई तकनीकियों को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। इस सिलसिले में आधुनिक पेलोड से लैस मंगलयान 2 और चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसरो शुक्र की कक्षा में भी उपग्रह भेजने की तैयारियों में जुटा है, ताकि वहां के अत्यंत गर्म वातावरण का अध्ययन किया जा सके। खबरों के मुताबिक 2019-2020 तक इसरो आदित्य 1 नाम से सौर मिशन की भी योजना बना रहा है, जबकि चंद्रमा और दूसरे उपग्रहों के लिए मिशन भी कतार में हैं। साफ है कि इसरो के शोधकर्ता और वैज्ञानिक कामयाबी की नई इबारत लिखने की तैयारी में हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव और सलाह हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपने विचार हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी की ताज़ा खबरों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार।